देवरानी जी, मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए। ये जो आपने 3-3 बेटियां पैदा करके रखी है, इनका खर्चा मैं किसी भी हाल में नहीं उठाने वाली। देवर जी तो चल बसे, लेकिन मेरे सिर पर 3-3 पनौतियां छोड़कर चले गए। अब इनका खर्चा उठाना मेरे बस की बात नहीं है। मेरी भी तो 2-2 बेटियां हैं। अब मैं अपनी बेटियों को देखूं या फिर तुम और तुम्हारी बेटियों को? तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो। भाभी की बातें सुनकर रागिनी को बहुत ही बुरा लग रहा था। उसने कहा, भाभी, ऐसा क्या किया है मैंने जो आप मुझे इस घर से निकल जाने के लिए कह रही हैं? मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? भाभी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि इस घर के अलावा मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं अपने मायके में भी नहीं जा सकती। वहाँ तो अनुराधा भाभी पहले से ही परेशान है और मम्मी की भी तबीयत खराब रहती है। रागिनी की जेठानी पूर्णिमा ने अपनी आवाज़ को ऊंचा करते हुए कहा, रागिनी, मैंने तुम्हारा और तुम्हारी बच्चियों का कोई ठेका नहीं ले रखा है। तभी दोनों की सासू माँ अनामिका जी आई। छोटी बहू, बड़ी बहू, तुम दोनों ने ये क्या लगा रखा है? अभी मेरे बेटे को मरे हुए 10 दिन भी नहीं हुए और तुम दोनों ने घर में कलह मचा रखी है। तुम दोनों के अंदर थोड़ी सी भी शर्मो हया है या नहीं? तभी रागिनी बोली, माँ जी, मैंने कुछ भी नहीं किया। भाभी मुझे इस घर से निकल जाने के लिए कह रही हैं। अब आप ही बताइए माँ जी, मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? बड़ी बहू, ये सब क्या तमाशा है? तुम छोटी बहू को घर से क्यों निकाल रही हो? इस घर पर उसका भी पूरा पूरा अधिकार है। अच्छा माँ जी, अब आप हमें बताएंगी कि इस घर पर किसका अधिकार है और किसका नहीं। तो माँ जी, आप भी मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए। अब इस घर पर मेरे पति के अलावा कमाने वाला कोई नहीं है और मैं अपने पति की कमाई को ऐसे ही गैरों पर नहीं उड़ा सकती। बड़ी बहू, हम कौन सा गैर हैं? हम तो तुम्हारे अपने हैं। माँ जी, मेरा कोई अपना नहीं है। मेरे अपने तो सिर्फ मेरे पति और मेरे बच्चे हैं। सासू माँ और देवरानी जी, मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अब मैं जैसा कहूँगी आप दोनों को वैसा ही करना पड़ेगा। जेठानी जी, मेरी बात सुनिए। मेरे पति ने जो जेठ जी को 1 लाख रुपए दिए थे, वो आप मुझे वापस कर दीजिए। उससे मैं अपना कुछ काम शुरू कर लूँगी। उसी से हमारी गुजर बसर हो जाएगी। हम लोग आपके ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। कौन से रुपए? देवर जी ने तो हमें कोई भी रुपए नहीं दिए थे। कैसी बातें कर रही हो भाभी? मुझे अच्छे से याद है, जेठ जी को कुछ सामान लेने के लिए जाना था, तो मेरे पति ने उन्हें 1 लाख रुपए दिए थे और जेठ जी ने वो रुपए मुझे अभी तक नहीं लौटाए। रागिनी, तू तो बहुत ही चालाक हो गई है। तेरे पति के जो क्रियाकर्म में पैसे लगे थे, वो किसने लगाए थे? तेरा बाप देकर गया था। आई बड़ी 1 लाख रुपए वाली। बड़ी बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा बेटा वरुण इस दुनिया से क्या गया? तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। सासू माँ, आप जो भी सुन रही हैं, एकदम सही सुन रही हैं। देवर जी ने जो भी रुपए दिए थे, वो उन्हीं के क्रियाकर्म में लग गए। अगर आपको रहना है तो रहिए, नहीं तो आप भी अपनी छोटी बहू के साथ इस घर से बाहर निकल जाइए। पूर्णिमा के इस तरह के तेवर देखकर उसकी सासू माँ यानी कि अनामिका जी दंग रह गईं। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनको अपनी बड़ी बहू का ये रूप देखने को मिलेगा। अभी तक सारी जमीन जायदाद, घर, सब कुछ अनामिका जी के नाम पर था। इसीलिए अनामिका जी ने सोच लिया था कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से करेंगी और घर का बंटवारा उन्होंने नहीं किया। घर अभी तक पूरा का पूरा उनके नाम पर था, लेकिन जमीन 3 भागों में बट गई थी। घर का सारा काम रागिनी अकेले किया करती थी और पूर्णिमा आराम से बैठी रहती थी।
वो जेठानी होने का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रही थी। एकदम महारानियों वाली जिंदगी जी रही थी। अनामिका जी कभी कभी अपनी छोटी बहू की मदद कर दिया करती थी, जितना उनसे हो पाता था। एक दिन अनामिका जी ने रागिनी से कहा, छोटी बहू, तुम कब तक इस तरह घर में नौकरानी बनकर सारा काम करती रहोगी? जब तुम्हारी बेटियां बड़ी हो रही हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कहाँ से आएगा? और तुम ये तो बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि बड़ी बहू कुछ भी नहीं देने वाली। तो रागिनी ने कहा, माँ जी मैं क्या करूँ, कैसे सब कुछ सही करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहू मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मेरा और तुम्हारा खेत है उसमें तुम सब्जी उगाना शुरू कर दो, और फिर मेरा जो आगे वाला कमरा है उसमें तुम सारी सब्जी रखकर आराम से बेच सकती हो। थोड़ी बहुत देर मैं भी दुकान पर बैठ जाया करूँगी। इस तरह से हमारी कुछ आमदनी भी हो जाएगी और घर खर्चे में भी मदद मिल जाएगी। रागिनी को अपनी सासू माँ की बात बिल्कुल सही लगी, लेकिन रागिनी फिर सोचने लगी कि उसको सब्जी उगाना तो आता ही नहीं है, फिर वो कैसे करेगी? तो अनामिका जी ने बताया, बहू, आजकल यूट्यूब पर सब कुछ मिल जाता है, वहाँ से देख लो सब्जी कैसे उगाते हैं और उनकी देखभाल कैसे करते हैं, कौन से सीजन में कौन सी सब्जी उगानी चाहिए, सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। रागिनी की जेठानी अपनी सासू माँ की सारी बातें सुन रही थी। वो मन ही मन में सोच रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं रागिनी के खेतों की सब्जियां बर्बाद कर दूंगी तो फिर वो क्या करेगी? रागिनी ने कई बार अपने खेतों में सब्जियां उगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जेठानी बार बार सब कुछ बर्बाद कर देती थी। वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देती जिसकी वजह से रागिनी की सारी फसल चली जाती। फायदा होने के बजाय रागिनी का नुकसान हो जाता था। एक दिन रागिनी की जेठानी मार्केट जा रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और एक पैर टूट गया, जिसकी वजह से वो घर में बैठ गई, कहीं भी नहीं जा पाती थी। रागिनी को इस बात का बहुत ही दुख था कि उसकी जेठानी का पैर टूट गया। ऐसे भी घर का सारा काम तो रागिनी करती थी। इस बार रागिनी ने अपनी सब्जियों की फसल में टमाटर और मटर लगाए हुए थे। दोनों ही फसल बहुत अच्छी तरह से हुई थी। रागिनी ने दोनों सब्जियां पहले लगा दी थी, इसीलिए उसके मटर और टमाटर बहुत अच्छे रेट में बिक जाया करते थे। अब उसकी जेठानी मन ही मन में भगवान को कोस रही थी कि हे भगवान, तुमने ये मेरे साथ क्या कर दिया? मेरा पैर तोड़ दिया और उसका मुनाफा पर मुनाफा करवाए जा रहे हो। रागिनी की बड़ी बेटी सुरभि 10th में पहुंच गई थी, इसीलिए वो बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी अगर वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई तो आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो अपने पूरे स्कूल में फर्स्ट आई थी, इसीलिए स्कूल की तरफ से उसे प्राइज मनी में 5,000 रुपये मिले थे। सुरभि बहुत ज़्यादा खुश थी। वो अपने घर गई और मम्मी को बताया कि वो अपने स्कूल में फर्स्ट आई है, इसीलिए प्रिंसिपल मैम ने उसे 5,000 रुपये का प्राइज़ दिया है। रागिनी की बीच वाली बेटी दीपिका अभी 7th में थी और सबसे छोटी बेटी मोना वो 5वीं में पढ़ रही थी। रागिनी की तीनों बेटियां पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। वो तीनों मन लगाकर पढ़ाई करती थी। ये बात रागिनी की जेठानी से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। उसकी दोनों बेटियों को पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस स्कूल में जाकर मटर गश्ती करती रहती थी, बस किसी तरह से क्लास में पास हो जाया करती थी, यही उनके लिए बहुत था। एक दिन सुरभि के सामने उसकी बड़ी मम्मी ने उसकी मम्मी की बहुत ही बेइज्जती की। ये बात सुरभि से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई थी और रागिनी चुपचाप अपनी जेठानी की बातें सुन रही थी, जिसकी वजह से सुरभि बहुत ज़्यादा अपनी मम्मी से नाराज़ हो गई थी। मम्मी, ये क्या तरीका है?
आप हमेशा बड़ी मम्मी की बातें क्यों सुनती रहती हो? घर का सारा काम आप और दादी मिलकर करती हैं और ऊपर से दुकान भी चलाती हैं। खेतों में जाकर आप दोनों काम भी किया करती हैं। घर खर्चे में उनसे आप 1 रुपए भी नहीं लेती। फिर क्यों उनकी बातें सुनती रहती हो? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब बड़ी मम्मी आपको सुनाती रहती हैं। मम्मी, या तो आप ही बड़ी मम्मी की बातों का जवाब दे दिया करो, नहीं तो फिर अगर मैंने उनकी बातों का जवाब दिया तो फिर शायद बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक दिन की बात है, रागिनी के जेठानी पूर्णिमा की बड़ी बेटी रिया किसी लड़के के साथ पार्क में घूम रही थी। सुरभि ने अपनी मम्मी को ये बात बताई तो रागिनी ने ये बात जेठानी जी से कह दी, जिसकी वजह से उन्होंने रागिनी के ऊपर हाथ उठा दिया था और सुरभि ने उनका हाथ पकड़ लिया था। खबरदार, बड़ी मम्मी, अगर आपने मेरी मम्मी पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी आपकी सारी बातें सुन लेती हैं, लेकिन मैं आपका टॉर्चर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली। इसीलिए अपने हाथ को संभाल कर रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो हाथ आपने मेरी माँ पर उठाया है वो हाथ टूट जाए। सुरभि के मुंह से ये बातें सुनकर पूर्णिमा बहुत ही आग बबूला हो गई और उसने सुरभि के खींचकर एक थप्पड़ मार दिया। ये बात रागिनी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि रागिनी ने आज तक कभी अपनी बेटियों पर हाथ नहीं उठाया था। रागिनी की ऊंची आवाज़ ही उसकी बेटियों के लिए काफ़ी थी। बस भाभी, बहुत हो गया। आपने मुझे आज तक इतना जलील किया, लेकिन मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर आपने मेरी बेटियों के लिए कुछ भी कहा तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सुरभि पर हाथ उठाने की? अगर आपको हाथ उठाना ही है तो अपनी बिगड़ी हुई बेटियों पर उठाइए, जो स्कूल में जाकर आवारागर्दी करती रहती हैं। आपको खबर भी है कि आपकी बेटियां स्कूल में क्या क्या करती हैं। आए दिन स्कूल से गायब रहती हैं और लड़कों के साथ घूमती रहती हैं। आस पड़ोस वालों से पूछिए, वो आपकी बेटियों के कारनामे आपको बता देंगी। मैंने अपनी बेटियों को बड़ों का सम्मान करना सिखाया है, लेकिन अगर आप उनका अपमान करेंगी तो फिर उसका जवाब देना भी वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। और अगर उन्होंने आपको पलटकर जवाब दे दिया तो फिर मुझे बताने की कोशिश भी मत करना। आज तो आपने मेरी बेटी पर हाथ उठा दिया, अगर आपने फिर कभी मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखिएगा आप हमारी इस बात को। दोबारा इस बारे में मैं कभी आपसे कुछ नहीं कहूँगी। फिर मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो शायद आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आज अनामिका जी को अपनी छोटी बहू की बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो कम से कम इसने अपनी बेटी के लिए तो आवाज़ उठाई, अपने लिए तो कभी आवाज़ नहीं उठाई। पूर्णिमा बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी कि अब उसकी दाल उसकी देवरानी के सामने नहीं गलने वाली, क्योंकि अब उसकी बेटियां बड़ी हो रही हैं और उन्होंने अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया है। रागिनी अभी भी घर का सारा काम अकेले करती थी, वो किसी से भी कुछ भी नहीं कहती थी। लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई थी कि अब पूर्णिमा ने अपनी देवरानी को परेशान करना बंद कर दिया था, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी कि अब अगर उसने कुछ भी किया तो इसका खामियाजा उसे ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा, जो शायद उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। रागिनी अपने ही खेतों में सब्जी उगाती थी, इसीलिए अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। अनामिका जी अब बहुत खुश रहने लगी थी। रागिनी अब अपनी कमाई के सारे पैसे अपने पास रखती थी, अब वो जेठानी को नहीं देती थी। रागिनी की बड़ी बेटी सुरभि का 12th कंप्लीट हो गया था और उसने अपना 12th बहुत ही अच्छे नंबरों से पास किया था। 99.2% उसके नंबर आए थे, जिसकी वजह से रागिनी और उसकी दादी बहुत ही खुश थी।
और फिर उसने बीटेक के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। वो भी उसने क्वालीफाई कर लिया था। उसे वहीं लखनऊ में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज मिल गया था और वो अपनी पढ़ाई करने लगी। सुरभि को बीटेक करते हुए 2 साल कंप्लीट हो गए थे और इधर दीपिका का भी 12th कंप्लीट हो गया था। वो बीए के साथ साथ अपनी सिविल की प्रिपरेशन करने लगी थी क्योंकि वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहती थी। दीपिका भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। वो भी हमेशा बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुई थी। सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था। एक दिन अचानक अनामिका जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। रागिनी के मायके से उसके भैया भाभी भी अनामिका जी को अस्पताल में देखने आए थे। उसने थोड़ी बहुत जो रुपए पैसे की मदद हो पाई उन्होंने की थी। लगभग 1 हफ्ते अस्पताल में रहने के बाद अनामिका जी ठीक होकर घर वापस आ गईं। इस 1 हफ्ते में अनामिका जी के ऊपर अच्छा खासा पैसा लग गया था। पूर्णिमा ने अनामिका जी के इलाज में पैसे देने से साफ मना कर दिया था। इसीलिए रागिनी ने अपने किसी जानने वाले से रुपए उधार ले लिए थे और धीरे धीरे करके 6 महीने में उनके रुपए अदा कर दिए। यही जिंदगी है और हमारी इस जिंदगी में उतार और चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। वहीं रागिनी के साथ हो रहा था, कभी खुशी तो कभी गम। इसी तरह से जिंदगी कट रही थी और सुरभि का बीटेक कंप्लीट हो गया और उसे लखनऊ की एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। जब सुरभि ने अपनी माँ रागिनी को बताया कि उसकी नौकरी लग गई है तो रागिनी की खुशियों का ठिकाना नहीं था। रागिनी ने अपनी सासू माँ को बताया कि सुरभि की बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है। ये जानकर दादी माँ बहुत खुश हो गईं। आज अनामिका जी और रागिनी मन ही मन में भगवान को धन्यवाद कह रही थी। आखिरकार उनकी मेहनत का पहला फल उनके सामने था, जो बहुत ही सुखदायक था। सुरभि अपने घर आ गई थी। वो बाहर हलवाई काका की दुकान से मिठाई लेकर आई थी। रागिनी और अनामिका जी ने सुरभि को बधाई दी और सुरभि ने अपनी माँ रागिनी और अनामिका जी को गले से लगा लिया। अनामिका जी की आंखों में आंसू आ गए थे। इसीलिए सुरभि ने कहा, क्या दादी माँ, आज मेरी नौकरी लगी है तब भी आपकी आंखों में आंसू? तो दादी माँ ने कहा, बेटा ये तो खुशी के आंसू हैं क्योंकि आज तुम्हारी माँ की मेहनत सफल हो गई। नहीं नहीं दादी, सिर्फ माँ की मेहनत नहीं, आपने भी तो बहुत मेहनत की है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। ये मैं कभी नहीं भूल सकती। आपने हमेशा मेरी माँ का साथ दिया, इसीलिए मम्मी हमारे लिए इतना सब कुछ कर पाईं। दादी माँ, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या हुआ होता। बड़ी मम्मी ने तो अब तक हमें घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया होता। अनामिका जी ने कहा, छोड़ो ये सब पुरानी बातें, चलो हम लोग खुशियाँ मनाते हैं। ये बताओ तुम्हारी दोनों बहन कब आ रही हैं? तो सुरभि ने कहा, दादी बस दोनों आती ही होंगी, मेरी फ़ोन पर उनसे बात हो गई है। और हाँ दादी, मैंने अभी तक उन दोनों को ये नहीं बताया है कि मेरी नौकरी लग गई है। दीपिका और मोना जैसे ही घर में आईं तो सुरभि ने उन्हें बताया कि उनकी नौकरी लग गई है। दोनों बहनें सुरभि के गले लग गईं और उसको बधाई दी। सुरभि अब नौकरी पर जाने लगी थी और घर के हालात धीरे धीरे करके अच्छे हो गए थे। इधर रागिनी के जेठानी ने अपनी बेटी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। वो जहाँ भी लड़के के लिए पता करती तो उसकी बेटी के कारनामे वहाँ पहले ही पहुँच जाते। इसीलिए पूर्णिमा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटियों की शादी कैसे करे और फिर उनकी उम्र भी तो हो रही थी। पूर्णिमा जहाँ कहीं भी जाती उसे सिर्फ अपनी बेटियों के किस्से सुनने को मिलते, जो अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहे थे। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
लेकिन उसकी बेटियों पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं था। वो तो अभी भी अपनी मस्त मौला जिंदगी जी रही थी। आज पूर्णिमा को रह रहकर रागिनी की बात याद आ रही थी। उसे बहुत ही पछतावा हो रहा था कि उसने रागिनी की बात क्यों नहीं मानी और अपनी बेटियों पर कंट्रोल क्यों नहीं किया। जहाँ रागिनी की बेटियाँ प्रगति कर रही थी, वहीं पूर्णिमा की दोनों बेटियाँ उसका नाम डुबा रही थी। पूर्णिमा ने अपनी दोनों बेटियों का घर से निकलना बंद कर दिया था। अब वो दोनों घर पर ही रहती थी। दोनों बहनें पूरा दिन आपस में कटर पटर किया करती, जिसकी वजह से पूर्णिमा बहुत परेशान हो जाती थी। कभी कभी पूर्णिमा मन ही मन में सोचती कि इन दोनों के खींच के थप्पड़ लगा दे, लेकिन वो अपनी जवान बेटियों पर हाथ नहीं उठाना चाहती थी, इसीलिए चुप ही रहती थी। धीरे धीरे करके कुछ समय और गुजर गया। दीपिका ने ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी का प्री एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिया और अब वो मेंस की तैयारी के लिए कोचिंग जाने लगी और साथ ही में इंटरव्यू की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वो मेंस भी क्वालिफाई कर लेगी। और फिर वही हुआ जैसा दीपिका ने सोचा था। उसने यूपीएससी का मेंस भी क्वालिफाई कर लिया। घर में खुशियों का माहौल था, सभी बहुत खुश थे। अब दीपिका ने अपने इंटरव्यू की तैयारी बहुत ज़ोरों से शुरू कर दी थी, क्योंकि उसे इंटरव्यू से थोड़ा डर लगता था। उधर मोना का भी 12th कंप्लीट हो गया था और उसने सीपीएमटी का एग्ज़ाम दिया था और क्वालिफाई भी कर लिया था। अनामिका और रागिनी की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे उनकी बच्चियां एक एक करके कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। इधर पूर्णिमा ने अपनी बेटी के लिए लड़का देख लिया था। लड़के की छोटी सी परचून की दुकान थी। पूर्णिमा ने अपनी बेटी की शादी वहीं पर तय कर दी थी और 1 महीने के बाद पूर्णिमा ने अपनी बड़ी बेटी की शादी तय कर दी। पूर्णिमा ने अपने पति को सब कुछ बता दिया था। उन्हें भी लड़का पसंद आ गया था। शादी में 1 हफ्ता बाकी रह गया था। पूर्णिमा का पति कुणाल भी अपने घर आ गया था। इस बार कुणाल लगभग 2 सालों के बाद अपने घर आया था। उसे देखकर अनामिका जी बहुत खुश हो गई थी। कुणाल ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। वो बस काम से काम रखता था। दुनियादारी से उसे कोई लेना देना नहीं था। शादी की तैयारी में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थे और फिर पूर्णिमा और कुणाल ने अपनी बड़ी बेटी की शादी धूमधाम से कर दी और उसे उसके ससुराल के लिए विदा कर दिया। इधर दीपिका का भी इंटरव्यू होने वाला था। वो उसकी तैयारी में लगी हुई थी और फाइनली वो दिन आ गया जिसका सभी को इंतज़ार था। आज दीपिका एक आईपीएस ऑफिसर है। रागिनी की दोनों बेटियों ने उसका सर गर्व से ऊंचा कर दिया था। ये देखकर पूर्णिमा को बहुत ही जलन हो रही थी कि उसकी औलाद इतनी निकम्मी निकल गई और रागिनी की औलादें एक के बाद एक तरक्की किए जा रही हैं। पूर्णिमा को इस बात की बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ थी। ये उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो बस मुंह से कह नहीं पा रही थी। दोनों बेटियों के सक्सेस हो जाने के बाद भी रागिनी ने अपना काम बंद नहीं किया था। वो आज भी अपना काम बहुत ही ईमानदारी से कर रही थी। 1-2 बार सुरभि ने उसे मना भी किया कि मम्मी अब रहने दो, बहुत काम कर लिया आपने, अब आपके आराम करने के दिन आ गए हैं। लेकिन रागिनी ने कहा, बेटा मैं आराम नहीं करना चाहती, मैं अपने काम में व्यस्त रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये काम करना अच्छा लगता है और अब मुझे आदत हो गई है ये सब काम करने की। रागिनी ने सुरभि से उसकी शादी के बारे में पूछा तो सुरभि ने बताया कि उसके ऑफिस में एक लड़का काम करता है, उसे वो बहुत ही पसंद करती है और शायद वो भी उसे पसंद करता है। तो रागिनी ने कहा, सुरभि बेटा, तुम बात करोगी उस लड़के से या फिर मैं ही सीधे बात कर लूँ उससे तुम्हारी शादी को लेकर। सुरभि का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था और दीपिका
उसके मज़े ले रही थी। दीदी, अब तुम भागो यहाँ से, बहुत परेशान कर लिया हम लोगों को। अब अपनी ससुराल में जाकर सबको परेशान करो, हम लोगों का पीछा छोड़ दो। ये सुनकर सुरभि की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपनी माँ रागिनी के गले लगते हुए कहा, मम्मी, क्या मैंने कभी आपको परेशान किया है? तो रागिनी ने कहा, बेटा, दीपिका तो मजाक कर रही थी। तू तो मेरी सबसे अच्छी गुड़िया रानी है। दीपिका की बातों का बुरा नहीं मानते, आखिर वो तुम्हारी छोटी बहन है। दीपिका सुरभि के पास आकर उसके गले से लग गई और बोली, दीदी, मैं तो मजाक कर रही थी। आपको अगर बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर दीजिए। सुरभि ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा। बस मेरी तो आंखें भर आई ये सोचकर कि एक दिन मैं तुम सबको छोड़कर कहीं और चली जाऊंगी। मैं वहाँ कैसे रहूंगी तुम लोगों के बिना। तब तक मोना भी वहाँ पर आ गई और बोली, जीजा जी है ना तुम्हारा मन लगाने के लिए। मोना की बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। माहौल फिर से थोड़ा खुशनुमा हो गया था। रागिनी ने राहुल के घर वालों से बात कर ली। राहुल को सुरभि बहुत ही पसंद थी, इसीलिए उन लोगों ने इस शादी के लिए हाँ कर दिया और फिर दोनों की शादी 14 फरवरी को तय हो जाती है। काम बहुत ज़्यादा था, लेकिन समय बहुत ही कम था। शादी की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों पर थी। सुरभि शादी के लाल जोड़े में बहुत ही प्यारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई परी उतर कर आई हो। सुरभि और राहुल की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। सुरभि अपने ससुराल चली गई। अनामिका जी और रागिनी दोनों सुरभि की शादी से बहुत खुश थीं, लेकिन उन्हें दुख भी हो रहा था कि उनकी एक बेटी उन्हें छोड़कर चली गई। मोना ने अपना CPMT का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था और उसे यहीं लखनऊ के कॉलेज KGMU में सीट मिल गई थी, जिसकी वजह से मोना बहुत ही खुश थी। सुरभि और राहुल ने मिलकर मोना को CPMT का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने और KGMU कॉलेज में सीट मिलने की बधाई भी दी। आज रागिनी की तीनों बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो गई। बड़ी बेटी सुरभि इंजीनियर और बीच वाली बेटी दीपिका IPS ऑफिसर और सबसे छोटी बेटी मोना डॉक्टर बन गई। जब ये तीनों छोटी छोटी थी तो रागिनी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी तीनों बेटियां उसका इतना नाम रोशन कर देंगी। आज हर कोई रागिनी को बहुत ही सम्मान देता है और उसकी मेहनत की तारीफ भी करता है। इधर पूर्णिमा की बड़ी बेटी ने अपने ससुराल में कोहराम मचा दिया था। उसने वहाँ पर सबका जीना हराम कर दिया था। वो घर का कोई काम नहीं करती थी, पूरा दिन आराम से बेड पर पड़ी रहती थी और अपनी सास के साथ झगड़ा किया करती थी। घर का सारा काम उसकी सासू माँ किया करती थी। कभी कभी इन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता कि एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाती। इसीलिए पूर्णिमा के दामाद ने उसकी बेटी को घर से निकाल दिया और वो अपने घर वापस आ गई। पूर्णिमा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को ससुराल कैसे भेजे। पूर्णिमा को अंदर ही अंदर ये चिंता खाए जा रही थी कि अगर उसकी बड़ी बेटी अपने ससुराल वापस नहीं गई तो फिर उसकी छोटी बेटी की शादी कैसे होगी। इसी चिंता की वजह से पूर्णिमा की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो मन ही मन में सोच रही थी कि कैसे रागिनी ने मेहनत करके अपनी तीनों बेटियों को कितनी अच्छी परवरिश दी और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं अपनी बेटियों को अच्छी परवरिश नहीं दे पाई। आज पूर्णिमा को इस बात का बहुत ही अफसोस था कि उसने रागिनी और उसकी बेटियों के साथ कितना गलत किया। एक दिन पूर्णिमा के बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था। रागिनी उनके पास गई और बोली, भाभी क्या हुआ है आपको? आपकी तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी है। तो पूर्णिमा ने उसे अपनी चिंता के बारे में बताया। रागिनी ने कहा, भाभी अगर मैं कुछ करूं
तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगी? हो सकता है मेरे ऐसा करने से वो सुधर जाए। रागिनी ने उसका खाना पीना चाय नाश्ता सब कुछ बनाना बंद कर दिया था, इसीलिए अब उसे अपने लिए खाना और चाय नाश्ता खुद ही बनाना पड़ रहा था। और पूर्णिमा अपनी बेटी को बात बात पर ताने भी देने लगी थी। एक दिन पूर्णिमा की बेटी ने कहा, मम्मी, आप लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। खाना पीना चाय नाश्ता मुझे सारे काम खुद करने पड़ते हैं। इससे अच्छा है कि मैं अपनी ससुराल में रहूं। कम से कम वहां पर मुझे कोई ताने तो नहीं मारता। उल्टे मैं ही उन लोगों को चार बातें सुना दिया करती हूँ। उसने अपना सारा सामान पैक किया और अपने ससुराल वापस चली गई। ये देखकर पूर्णिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो रागिनी के पास गई और उसे गले से लगा लिया। पूर्णिमा ने रागिनी से कहा, रागिनी, आज जो तुमने मेरे लिए किया है ना, उसका एहसान मैं कभी नहीं उतार सकती। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए थे। रागिनी ने अपनी जेठानी के आंसू पोंछे और कहा, भाभी, मैंने आपको कभी पराया समझा ही नहीं। मैंने हमेशा आपकी समस्या को अपनी समस्या समझा। रागिनी ने अपनी दूसरी बेटी दीपिका की शादी भी एक अच्छे घर में कर दी। दीपिका का हस्बैंड कलेक्टर था और दीपिका आईपीएस ऑफिसर। इसीलिए दोनों की जोड़ी बहुत ही जम रही थी। सभी लोग उन दोनों की जोड़ी की बहुत तारीफ कर रहे थे। धीरे धीरे करके दिन गुजर रहे थे। 1 साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। और फिर एक दिन अचानक अनामिका जी की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। अनामिका जी का जाना रागिनी के लिए सबसे बड़ा आघात था। सुरभि और दीपिका अपनी दादी के अंतिम दर्शन के लिए आ गई थी और थोड़ी देर के बाद अनामिका जी का बेटा भी आ गया था। उसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और फिर अपनी माँ की तेरहवीं करके वो वापस चला गया। दीपिका और सुरभि भी अपनी ससुराल वापस चली गई थी। 1 साल के बाद पूर्णिमा ने अपनी छोटी बेटी की शादी उसकी पसंद के लड़के से कर दी और वो खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। अब घर में सिर्फ मोना रह गई थी और उसके डॉक्टरी की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। उसकी पहली पोस्टिंग लखनऊ शहर के बाहर हुई थी, इसीलिए अब घर में केवल देवरानी और जेठानी रह गई थी। उनका साथ देने के लिए उनके घर में कोई नहीं था। दोनों ही अब एक दूसरे का साथ दे रही थी और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही थी। कहते हैं दुख और सुख हमारे जिंदगी के दो पहलू होते हैं। अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए और हमें अपने अच्छे समय का इंतज़ार करना चाहिए। जैसा कि रागिनी ने पहले कितनी तकलीफ़ उठाई, लेकिन आज उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। दोनों देवरानी जेठानी अकेले होने की वजह से अब आपस में काफ़ी बातें कर लिया करती थी और घर के काम भी दोनों मिलजुल कर किया करती थी। रागिनी उन्हें काम करने से मना करती थी, लेकिन पूर्णिमा रागिनी के साथ घर के कामों में हाथ बटाया करती थी, क्योंकि पूर्णिमा को अब रागिनी का साथ अच्छा लगने लगा था। कहते हैं जब हमारे मन से नकारात्मक विचार निकल जाते हैं तो फिर हमें अपने आसपास सब कुछ अच्छा ही दिखाई देता है, जैसा कि अब पूर्णिमा के साथ हो रहा था। एक दिन रागिनी ने मोना को घर पर बुलाया और उससे उसकी शादी के बारे में पूछा, तो मोना ने अपनी मम्मी को बताया कि उसे एक लड़का पसंद है और वो उसी से शादी करना चाहती है, लेकिन अभी वो अपने आप को 2 या 3 साल का समय देना चाहती है, उसके बाद ही शादी करेगी। तो रागिनी ने पूछा, वो लड़का क्या चाहता है? मोना ने बताया, मम्मी, वो भी अभी शादी नहीं करना चाहता। रागिनी ने कहा, बेटा, अभी शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करते हैं, हम इंगेजमेंट अभी कर देते हैं और शादी जब तुम लोगों को करना हो बता देना। इस बात के लिए मोना तैयार हो गई। रागिनी ने दोनों की इंगेजमेंट बहुत धूमधाम से कर दी।
सभी बहनें मोना की इंगेजमेंट में आई हुई थी, इसीलिए घर में धमाचौकड़ी मची हुई थी। इंगेजमेंट का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया और कुछ दिनों के बाद सब वापस अपनी अपनी ड्यूटी पर चली गईं और घर में रह गईं दोनों देवरानी जेठानी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।